नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और साथियों, प्रैक्टिस सीरीज का यह 30 नंबर पार्ट है और इस 30 नंबर पार्ट में हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधि बनाने में, ड्राई क्लीनिंग करने में। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। यानी कच्चे तेल का उपयोग किसमें किया जाता है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों में से कौन कौन सा सही हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, कच्चे तेलों का उपयोग डामर बनाने में भी किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में भी, पेंट बनाने में भी, औषधि बनाने में भी और ड्राई क्लीनिंग बनाने में भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए, जो ड्राई क्लीनिंग होता है कपड़े धोने के लिए, उसमें भी कच्चे तेल का प्रयोग किया जाता है और पेंट तथा औषधि बनाने में तो किया ही जाता है और ड्रामर प्लास्टिक में भी किया जाता है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था। यह बहुत बार पूछा गया है टीटी एग्जाम में और बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो मेढक, मछली, टारपीडो या ध्रुवी भालू है। सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। तो साथियों, यह मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था को ही टैडपोल कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्ष 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेढक के टैडपोल का प्रथम सफल क्लोन तैयार हुआ था। प्रश्न आ सकता है अगर ज़्यादा डीपली में प्रश्न आए कि मेढक के जो टैडपोल का प्रथम सफल क्लोन कब तैयार किया गया था। 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। तीसरा प्रश्न है, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है। यानी कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी पुस्तक जो 1859 में आई थी, किन की पुस्तक आई थी, यही आपको बताना है। अल्बर्ट आइंस्टीन की, चार्ल्स डार्विन की, जॉन मेंडल की या न्यूटन की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने 1859 ईस्वी में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। चौथा प्रश्न है, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाएगा तो जल का स्तर, सभी लोग जानते हैं किस प्रकार हो जाएगा। तो जल का स्तर क्या होगा, एक समान रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए पानी में नमक घोलने के बाद उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा किंतु आयतन ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि पानी की अपेक्षा नमक की मात्रा नगण्य है। अतः जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि एक गिलास पानी में एक चुटकी डाला जाता है। ठीक है, तो नगण्य के मात्रा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो वादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु, जब आपकी नियुक्ति होगी, मान लीजिए आप एक विज्ञान के शिक्षक बन गए और विज्ञान शिक्षक होने के नाते मैग्रो वन पादपों का तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए आप लोग प्रोत्साहित करेंगे। मरुद्भिद क्षेत्र, लवणविद दलदल क्षेत्र, गर्म व आर्द्र क्षेत्र, यह हम बात कर रहे हैं शीत क्षेत्र की। तो सभी लोग जानते हैं मैग्रो वन पादप की बात कर रहे हैं, तो लवणविद दलदल क्षेत्र में खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर मैग्रो पादप पाए जाते हैं और मैग्रो वन अधिकतर लवण युक्त दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरी खाद से तात्पर्य क्या है दोस्तों, फसलों में कृमि नाशक डालना या लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो हरी खाद का तात्पर्य दोस्तों यही होता है कि
लिग्मिनस पौधों की हरी फसल उगाना। अब ये लिग्मिनस है क्या चीज? देखिए, लिग्मिनस कुल के पौधे हरी खाद के मुख्य स्रोत होते हैं, ये कुल का नाम है। और इन पौधों की खड़ी फसल को काटकर खेत में जोतकर दबा दिया जाता है, जो खेतों की उर्वरकता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देता है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आ चुका है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है साथियों, सभी लोग नोट कर लेंगे। वीवीआईपी कैटेगरी का यह प्रश्न है आपका कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, 722 टाइम्स अंडर 1 मिनट। तो यहाँ पर एक दिन पूछा गया है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, गुणा भाग में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, सभी को पता है 72 1 मिनट। अब 1 घंटे का निकालना है तो 60 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब दिन में कितने होते हैं, सभी लोग 24 घंटे होते हैं, तो 24 का फिर गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे। लेकिन हम डायरेक्टली बता देते हैं, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वही होगा दोस्तों 1 लाख टाइम्स। ये आपको ध्यान देना, अगर 5 जीरो हैं तो 1 लाख होगा, 7 जीरो हैं तो 1 करोड़ होगा, ये आपको ध्यान देना। 10 की घाते 5 1 लाख होता है, 1 लाख के बराबर। और 10 की घाते 7 1 करोड़ के बराबर होता है। ये जीरो की संख्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 शून्य है, मतलब 10 की घाते 5 बराबर 1 लाख टाइम्स, यानी 1 लाख बार आपका हृदय, यानी आपका और हमारा हृदय, मनुष्य का हृदय, ठीक है, एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक दिन में पूछा जा सकता है, रात में पूछा जा सकता है, ठीक है। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है बंद कमरे में, तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या पड़ेगा। कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या साथियों रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए, बंद कमरे में कोई 3-4 घंटे लगातार कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है, ये ठंडी के समय में ही ज़्यादातर लोग करते हैं, तो रक्त में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कोयले की अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने पर कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा शरीर के रक्त में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान देना है। क्लोन की अगर बात करें, क्लोन एक एकल जनक से प्राप्त पौधा है, कायिक रूप से उत्पादित पौधा है, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान है, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लोन दोस्तों एकल जनक पौधा है, कायिक रूप से उत्पादित पौधा है, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान है। तो ये सभी हमारे क्लोन के ही रूप हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, और आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। चलिए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है 10वां प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि कुनैन नामक दवा बनाई या प्राप्त की जाती है। सभी लोग जानते हैं सिनकोना प्लांट या सिनकोना के पौधे से कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है, जो एक छाल से बनता है, सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। और यह सिनकोना नामक जो दवा है ज्वरनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए हैं, तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं। और शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है, अब आप समझिएगा। पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम में क्या करता है, आलिंगन, दूसरे में हाथ पकड़े हुए है, तीसरे में दूर दूर खड़ा किया जा रहा है। आप समझिएगा इस पर कि एकता में शक्ति का पाठ पढ़ाना चाहता है, सामाजिक सद्भाव करना चाहता है, समुद्रिक जीवों की विविधता की बात कर रहे हैं, या ठोस द्रव गैस की प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको आलिंगन मतलब एक दूसरे से लिपटे हुए, तो ये कहला है ठोस की, यानी ठोस के जौन होते हैं पास पास होते हैं, ये ठोस की बात कर रहा है। दूसरे में हाथ पकड़े हुए हैं, तो ये द्रव की बात कर रहा है, यानी इसके अणु थोड़ा दूर दूर है, हाथ पकड़े मतलब थोड़ा दूर दूर होंगे। और इनको एक दूसरे पर खड़े, तो ये वायु की बात कर रहा है,
यानी कि ठोस द्रव गैस की प्रकृति शिक्षक वह समझाना चाहता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग जानते हैं यह प्रक्रिया हमारी परागण कहलाती है। परागण की क्रिया द्वारा पौधे में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है और परागण विभिन्न माध्यम जल, वायु, जीव जंतुओं से होती है। ये भी आपको ध्यान देना है। प्रश्न आ सकता है परागण के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, तो जल, वायु, जीव और जंतु। अगला प्रश्न दिया गया है 13 नंबर प्रश्न है। 13वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि अवलोकन प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियां हैं। यहाँ पर साइंस विज्ञान की 3 विधियां की बात कर रहा है, जिसमें से अवलोकन प्रयोग 2 विधियां हैं। तीसरी विधि कौन सी आपको बताना है। निगमन विधि है, परिकल्पना है, मापन है या अनुमान विधि है। सभी कमेंट करेंगे। तो अवलोकन प्रयोग और जो हमारी तीसरी विधि होती है वह दोस्तों अनुमान विधि कहलाती है कि निगमन विधि कहलाती है। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए अनुमान है, निगमन है, दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो कन्फ्यूज क्रिएट नहीं करना है। अवलोकन प्रयोग और निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, हमारा निगमन आ जाएगा। सभी लोग नोट कर लेंगे और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास को कंटिन्यू करते रहें। 14 नंबर प्रश्न है, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं। ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक या हीटर। देखिए जब कोई लोहे की छड़ है, एक सिरे को हम गर्म करते हैं, दूसरा सिर भी गर्म हो जाए तो वह ऊष्मा का अच्छा क्या कहलाता है, सुचालक कहला जाएगा। ठीक है, सुचालक जो होते हैं अगर एक तरफ करंट छुआएंगे दूसरी तरफ करंट मारेगा, यही कहलाता है ऊष्मा का अच्छा सुचालक। अगला प्रश्न है, फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री फारेनहाइट होता है। 100, 80, 212, 32। नीचे कमेंट करें अगर आपको पता है, फीडबैक जरूर करें। तो फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने फारेनहाइट होता है, तो 212, 212 फारेनहाइट की बात करेंगे। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, आलिंद और निलय, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आलिंद निलय कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। आलिंद के 2 और 2 निलय के होते हैं। वास्तव में हृदय जो होता है दोस्तों हृदय पेशियों से बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी कहलाती है। और सभी लोग जानते हैं मानव का हृदय औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका औसतन भार 300 से 350 ग्राम होता है और गर्भधारण में 5वें सप्ताह के हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है या पेडागोजी में पूछा जाएगा, बाल विकास में प्रश्न आ सकता है कि गर्भाधान की कितने माह का हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, तो 5वें सप्ताह से शुरू हो जाता है। विलियन पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। नारियल का तेल, नारियल का पानी, पारा या सोडियम क्लोराइड। देखिए समझिएगा ध्यानपूर्वक, विलियन की पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या कर रहे हैं। किसकी बात करें, विलियन। तो विलियन में विलेय और विलायक की बात की जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, नीचे कमेंट करें। तो आपको सोडियम क्लोराइड पदार्थ लेना चाहिए हुई विलेय के रूप में व्याख्या करने के लिए, क्योंकि विलियन पार्ट की व्याख्या हेतु शिक्षक को विलेय के रूप में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण लेना चाहिए। ये जल में घुलनशील भी होता है तथा साथ ही इन्हें पानी में आसवन विधि द्वारा पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, इसलिए यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कहला जाएगा। 18वां प्रश्न है, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं एक्स किरणों द्वारा, गामा किरणों द्वारा, बीटा किरणों द्वारा या अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। तो वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं, यानी हम नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो उसको हम आमतौर पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा देखते हैं। आसानी से हम लोग उस पर देख सकते हैं। दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट और 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट। 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट और 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट, या 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट और 62 डिग्री पर 5 सेकंड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए दूध का पाश्चीकरण में क्या होता है, जितने भी कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और जो थैलियों में हमारे जो दूध आता है घरों में हम लोग जो खरीदते हैं मार्केट से, बाजार से,
थैली वाला, वो पाश्चुरीकरण करके ही दूध बना होता है, उस थैली पर डाला जाता है। पहले 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम की रासायनिक प्रकृति अगर पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसीय अम्ल। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होती है, आपको ध्यान देना। यह एक प्रोटीन फाइबर होता है जो रेशम की कीट लार्वा द्वारा फाइब्रिन के रूप में उत्पन्न किया जाता है। और रेशम कई प्रकार के कीड़ों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, परंतु कैटरपिलर कीट से केवल रेशमी वस्त्र या धागे तैयार किए जाते हैं। अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। जो भी अशुद्ध जल होगा उसको शोधित करने के लिए अवांछित रसायन हटाकर किया जाता है, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। देखिए, अशुद्ध जल को अगर शोधित करना है तो ये सारी प्रक्रियाओं को हटाकर किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। देखिए, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन बहुत बार पूछा गया है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है, इसलिए पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? निस्यंदन या छानना, क्लोरीन की गोलियां, फिटकरी या उबालना। देखिए, असंक्रमित करने में सहायक आपका देखिए किसी भी चीज़ को निस्यंदन या छानना नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन की गोलियां, फिटकरी पानी में डालने से तथा पानी को उबालने से पानी का संक्रमण समाप्त हो जाता है, जबकि निस्यंदन छानने के पूर्व किया पानी में उपस्थित गंदगी, धूल या बालू को दूर किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। तो हमारा क्या जाएगा? निस्यंदन या छानने की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? गाजर, मक्का, केलर, मूंगफली। सभी लोग जानते हैं वनस्पति बीज की बात करेंगे, तो वनस्पति बीज यहाँ पर दोस्तों मूंगफली हो जाएगा। गाजर, मक्का, केला खाने वाले भाग गूदा कहलाते हैं। प्रश्न आ गया गूदा भाग, तो ये गाजर, मक्का, केला क्या है? ये गूदा है, और मूंगफली खाने वाला एक उसका बीज कहला जाता है। पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो साथियों, पौधे में वायुमंडल का शुद्धिकरण किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है, जिसके कारण वायुमंडल शुद्ध बना रहता है। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज आपके ईवीएस पर्यावरण की, जिसमें पार्ट नंबर 30 था, और इसके पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो जाइए चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, और वहां पर केवल सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, और सारे पीडीएफ फाइल आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे पीडीएफ फाइल जितने भी अपलोड हुए हैं सभी क्लासेज को मिल जाएंगी। आने वाली सभी क्लासेज को आपको फ्री में नोट्स मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है साथियों। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।